दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन का दूसरा केस। वैक्सीन लेने के बावजूद हुआ संक्रमित। ओमिक्रॉन के अब तक देश में कुल 33 केस। दिल्ली बॉर्डर से वापस लौट रहे किसान। धीरे धीरे किसान हटा रहे अपने टेंट। पंजाब हरियाणा में हो रहा किसानों का स्वागत। बलरामपुर में पीएम मोदी ने सरयू नहर परियोजना का किया उद्घाटन। कहा पिछली सरकारों की गलतियों से लटकी थी परियोजना। पीएम ने अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए साधा निशाना। मेरठ में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा परिवारवाद को बढ़ावा देती है ये पार्टियां। दिल्ली लाइव के प्रायोजक आयुर्वेदिक कायम चूर्ण कब्ज की कर दे छुट्टी, अब टेबलेट में भी उपलब्ध। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। सर्दी गर्मी बारिश में भी चले आ रहे करीब एक साल के लंबे समय के बाद आज से किसानों की घर वापसी शुरू हो चुकी है। टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर समेत सभी जगहों से अब किसानों ने घर वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान आंदोलन की वापसी का ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। साल 2020 में 3 कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन सरकार से आधिकारिक पत्र मिलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा सहमति से 378वें दिन खत्म हो गया है, जिसका फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ने अहम बैठक के बाद लिया था, जिसके बाद आज से चरणबद्ध तरीके से किसान घरों की तरफ चल दिए हैं। आपको ये भी बताते चले कि 4 सितंबर 2020 को सरकार ने संसद में किसान कानूनों से संबंधित ऑर्डिनेंस पेश किया था। 17 सितंबर को ये ऑर्डिनेंस लोकसभा में पारित हुआ, जिसके बाद 20 सितंबर को राज्यसभा में भी इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद से देश भर में किसान मुखर होने लगे और 24 सितंबर को पंजाब में 3 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन का ऐलान हुआ। वहीं 25 सितंबर को ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बुलाने पर देश भर के किसान दिल्ली के लिए निकल पड़े और फिर 25 नवंबर 2020 को देश भर में नए कृषि कानूनों का विरोध शुरू हो गया, जहां पंजाब और हरियाणा में किसानों ने दिल्ली चलो मूवमेंट का नारा दिया और दिल्ली यूपी बॉर्डर समेत राजधानी के कई क्षेत्रों में किसानों की भारी संख्या ने आंदोलन शुरू किया। पूरे किसान आंदोलन के दौरान किसान संगठनों और सरकार ने कई बार बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश जरूर की, लेकिन सभी कोशिशें विफल साबित हुई, जिसके बाद तमाम प्रतिरोधों और अवरोधों को खत्म करते हुए 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का अपना बड़ा ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी किसानों का एक गुट आंदोलन समाप्त करने के खिलाफ ही रहा, जिसके बाद 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास किया गया और 8 दिसंबर को सरकार को संशोधित प्रस्ताव दिया गया। इस समझौते के मुताबिक सभी राज्य सरकारों द्वारा मृत किसानों को मुआवजा देने, एमएसपी पर कमेटी बनाने, जिसमें किसान संगठनों की समस्याओं पर विचार किया जाए। इसी के साथ ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग की गई। 9 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को संशोधित सहमति पत्र भी सौंपा, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में इसे स्वीकृति मिली और साथ ही किसान आंदोलन समाप्त करने की घोषणा भी कर दी गई, जिसके बाद आज से दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों ने अपना डेरा उखाड़ना शुरू कर दिया है और सभी किसान अपने अपने घरों को वापस जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो वहीं दिल्ली बॉर्डर से वापस लौट रहे किसानों का पंजाब और हरियाणा के टोल नाकों पर जोरदार स्वागत हो रहा है। कई किसान ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते नजर आए। वापस लौटते किसानों ने कहा कि अब घर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर ही हजारों लोगों को उन्होंने अपना परिवार बना लिया।
हालांकि किसानों ने कहा कि हम जीत कर जा रहे हैं और गांव जाते ही सबसे पहले गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और फिर उसके बाद अपने घर जाएंगे। जा तो रहे हैं बेटा, पर मन में जो यहाँ के लोकल लोग हैं बहुत प्यार पड़ गया था उनसे। बहुत दीदी बहुत बच्चे यहाँ पे रोए हैं हमारे पास रात को। 1 साल हो गया, घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। और दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आ गया है। यहां पर जिम्बाब्वे से आई यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका भी शामिल है। इसी के साथ भारत में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट से 33 लोग संक्रमित हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। देश में एक समय ऐसा भी था जब कोरोना वायरस का पहला मरीज 2019 में जनवरी महीने में मिला था और फिर देखते ही देखते ये आंकड़ा लाखों तक पहुंच गया। और अब एक समय ये है जब इसी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले देखते ही देखते बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला मिलने के बाद अब ये आंकड़ा 33 तक पहुँच गया है। ओमिक्रॉन का ये बढ़ता आंकड़ा टेंशन बढ़ा रहा है, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात तो ये है कि संक्रमित शख्स को कोविड-19 रोधी दोनों टीके लग चुके हैं और वो जिम्बाब्वे से लौटा था। शख्स ने पहले दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा की थी। इस संक्रमित मरीज को इलाज के लिए फिलहाल दिल्ली सरकार के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नए मामले मिलने के साथ ही भारत में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या कुल 33 हो चुकी है। इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 केस मिले हैं। इसके बाद राजस्थान से 9, गुजरात से 3, कर्नाटक से 2 और अब दिल्ली में भी ये संख्या बढ़कर 2 हो चुकी है। गौरतलब है कि मुंबई में ओमिक्रॉन के केस मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई है। यहां 11 और 12 दिसंबर के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा रैली, जुलूस और मोर्चाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,992 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9,265 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 393 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए आज C ब्लॉक, DDA मार्केट, दिलशाद गार्डन, F पॉकेट, GTB एनक्लेव में 3 शराब के ठेकों को सील कर दिया। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में एक शिकायत मिली थी। उन्होंने कहा कि साइट्स का निरीक्षण करवाया गया है और शिकायत में जो बातें बताई गई थी वो सच निकली। अवैध और अनधिकृत अनियमितता के चलते ठेकों को सील किया गया है। और पूर्वी दिल्ली में शराब के 3 ठेके सील किए गए हैं। आपको बताते चले कि ये 3 ठेके जो हैं वो अनियमितता के कारण सील किए गए और साथ ही लगातार शिकायत मिल रही थी इन ठेकों के खिलाफ, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन की ओर से 3 ठेके फिलहाल सील कर दिए गए हैं। पूर्वी दिल्ली के जनता, युवा, महिलाएं नशे में ना डूबें, इसको बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली के हर युवा को, महिलाओं को हम नशे में डुबो दें, वो जो विकास की बातें करना भूल जाएं। ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने फैसला लिया है कि जितने भी ठेके अवैध रूप से खुलेंगे, जिनमें कोई नियमों का उल्लंघन होगा, उसको हम बंद करवाएंगे। फिर दिल्ली में 850 ठेके और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 200 के आसपास ठेके खोलने का निर्णय लिया है। उसके तहत हमने कार्रवाई करते हुए 65 ठेकों को हम नोटिस दे चुके हैं और जहाँ पे अनियमितता पाई गई, आज 2 ठेकों को हमने बंद किया है। बाकी लोगों को हमने जवाब देने के लिए कहा गया है। यदि हमें 3 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला तो उन ठेकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 इलाके में सर्वोदय बाल विद्यालय में 10वीं की परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकले 4 छात्रों पर कुछ लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी छात्र मयूर विहार फेज 2 के सर्वोदय बाल विद्यालय में 10वीं की परीक्षा देने के लिए आए थे। परीक्षा देकर जैसे ही सभी छात्र स्कूल से बाहर निकले, तभी कुछ लड़कों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए सभी छात्र पास के पार्क की तरफ भागे, जहां पीछा करते हुए पहुंचे हमलावर लड़कों ने 4 छात्रों को चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे CCTV कैमरे को भी खंगाला जा रहा है।
कोई स्कूल से पेपर देके निकला है और कुछ लगे बाहर के आए बदमाश टाइप के, उन्होंने कुछ नहीं पूछा दचा, उन्होंने चाकू मारना चालू कर दिया। तो चाकू उनको कहाँ का लगा है कुछ मालूम है? आज एक सर में लगा हुआ पीछे और जो 2 चाकू जांघ पे लगे हुए हैं उसके लिए। और दिल्ली के नजफगढ़ की बात करेंगे, जहां पर पेट्रोलिंग के दौरान बाइक सवार 3 युवकों को पकड़ा गया है। पूछताछ में पता चला है कि बाइक चोरी की थी और तीनों फिर से चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे। पुलिस ने तीनों युवकों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और मामले की पूछताछ में जुट गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे खबरों के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद होगी कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। विश्व गुरु भारत का सपना होना है साकार यहाँ। हरियाणा के जन जन
में है हरि की चिंतन धार यहाँ। विश्व गुरु भारत का सपना होना है साकार यहाँ। हरियाणा के जन जन में है हरि की चिंतन धार यहाँ। कहे मनोहर जी भी मिलके करो सभी प्रयास। कण कण में हरि का वास यहाँ, कण कण में हरि का वास। कण कण में हरि का वास यहाँ, कण कण में हरि का वास। कण कण में हरि का वास यहाँ, कण कण में हरि का वास। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद होगा कि जल्दी जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव लड़ने जा रही है। ये चुनाव आप पार्टी दिल्ली मॉडल पर लड़ रही है। आज चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता की तरफ से प्रेस वार्ता कर दिल्ली में किए गए कार्यों को मीडिया के समक्ष रखा गया। आप पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता का कहना है कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव दिल्ली मॉडल पर लड़ा जा रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज होती है तो शिक्षा बेहतर करने के साथ साथ चंडीगढ़ के भी आप पार्टी मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी। वहीं सुशील गुप्ता ने कहा है कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आप पार्टी सभी 35 वार्डों पर जीत दर्ज करेगी। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर 24 दिसंबर को मतदान होना है और 27 दिसंबर को नतीजे आने हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ हैं, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव हैं और चंडीगढ़ की बात करें यहाँ पर भी नगर निगम चुनाव है। कहीं ना कहीं सर दोनों जगह आप दिल्ली मॉडल को लेकर जा रहे हैं, क्या लगता है कि दिल्ली मॉडल सफल हो पाएगा चंडीगढ़ में? देखिए, चंडीगढ़ खूबसूरत शहर के नाम पे जाना जाता है। आज गंदगी के पायदान पे 61वें नंबर पे पहुंच गया है। पंजाब में हमने हमेशा गुड गवर्नेंस की बात की है, करप्शन फ्री सरकार की बात की है, अच्छे हॉस्पिटलों की बात करी है, अच्छे स्कूलों की बात की है, युवाओं के लिए रोजगार की बात की है, महिलाओं के सम्मान की बात की है, किसान के सम्मान की बात की है, और ये लगातार दिल्ली के अंदर हम सब करते हुए आ रहे हैं। यूएन का जनरल सेक्रेटरी हिंदुस्तान के अंदर आता है तो वो कहता है कि मैं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखना चाहता हूँ, क्या कमाल के अरविंद केजरीवाल ने। तो हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के मुखिया के पास अगर समय होगा तो आएंगे, वो उनके समय पे डिपेंड करता है, परंतु उनके नुमाइंदे के रूप के अंदर हम आए हुए हैं। आज 2 सांसद हैं यहाँ पे, हमारे काफी विधायक आए हुए हैं। हम इस बात को सीरियसली ले रहे हैं। हम चंडीगढ़ का जो हिंदुस्तान की खूबसूरत शहरों के अंदर नाम है, इसके नाम को खराब नहीं होने देंगे। निगम के माध्यम से उसको बेहतरीन बनाएंगे। धन्यवाद सर। ये थे राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिनका कहना है कि चंडीगढ़ नगर निगम में भी ये दिल्ली मॉडल को लेकर आएंगे और दिल्ली मॉडल कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में सफल साबित होगा। और इनका कहना है कि यहाँ पर जो जितने भी वार्ड्स हैं चंडीगढ़ नगर निगम के, उसे वो जीतेंगे। बहरहाल 24 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, 27 तारीख को नतीजे आने हैं, तभी पता चल पाएगा कि क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपना खाता खोल पाती है या नहीं। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।
और एक्सप्रेसवे पर हजारों करोड़ों का टोल टैक्स देने के बावजूद जाम की समस्या दूर नहीं हो रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर फास्टैग होने के बावजूद भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस जाम के कारण कारें कई घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। लोगों के मुताबिक टोल प्लाजा पर अब अक्सर जाम लगा रहता है, जिसके कारण रोजाना आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लोनी में कुछ दिन पहले मिले व्यक्ति के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पैरोल पर छूटे एक आरोपी ने जेल जाने से बचने के लिए अपनी ही काठी के एक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। दरअसल आरोपी अपनी बेटी की हत्या के आरोप में जेल गया था और पैरोल पर छूटा था। अब उसकी पैरोल खत्म हो रही थी, लिहाजा उसने बचने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने एक दिन अपने घर पर एक मजदूर को बुलाया और उसे अपने कपड़े दिए। अगले दिन उसने मजदूर के साथ शराब पी और फिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर मजदूर की हत्या कर दी। दरअसल आरोपी शख्स खुद की मौत की खबर दिखाकर पुलिस से बचना चाहता था। हालांकि उसकी सच्चाई पुलिस ने पकड़ ली। पुलिस ने आरोपी को पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया है। इसने अपनी बेटी का मर्डर 2018 में किया था, जो कि उस समय 13 वर्ष की थी। तो उस मर्डर में ये जेल में रहा काफ़ी समय और कोविड के समय में ये पैरोल पे बाहर था। पैरोल पे बाहर आने के बाद इसने इसकी पैरोल की अवधि ख़त्म होने वाली थी। इसके अलावा बहुत ही जल्दी इसको ऐसा लग रहा था कि इसको सज़ा भी इसमें हो जाएगी इस मामले में अपनी बेटी के। तो इसने पत्नी के साथ मिलकर अपनी ये प्लानिंग की कि हम लोग इस तरह से करेंगे और किसी एक मज़दूर को ये अपने घर पर एक दिन पहले लाया, कुछ काम करवाया, झांसा दे के उसको लाया। फिर उसको इसने अपने कपड़े दिए और बोला कि अगले दिन ये पहन के आना। फिर घर पे इसको बुलाने के बाद उसके साथ इसने शराब पी और उसको बहुत ज़्यादा इसने शराब पिलाई। जब वो शराब के नशे में हो गया तो इसने और इसकी पत्नी ने चारपाई के पाए से कई वार करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसको मार दिया। फिर उसको ले जाके रात में उसका चेहरा वगैरह वहाँ पर उसका जला दिया ताकि इसकी शिनाख्त ना हो पाए और सबको यही लगे कि इसने यही दिखाने की कोशिश की मुझे ही किसी ने मार के यहाँ पर डाल दिया है। और अंबाला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से सतर्कता बरतते हुए सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है ताकि कोविड को फैलने से रोका जा सके। स्वास्थ्य अधिकारी सुखप्रीत सिंह ने बताया है कि ईएनटी और डेंटल ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों का सबसे पहले कोविड टेस्ट किया जा रहा है। प्रदूषण बढ़ने के चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक जिले में अभी तक कोरोना के 4 एक्टिव केस हैं। वहीं 87% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग अंबाला ने ओमिक्रॉन और दोबारा जो सो कॉल्ड थर्ड वेव देश में जो एक्सपेक्ट की जा रही है, उसके तहत हमने सैम्पलिंग बढ़ाने के लिए हमारे जो भी ओपीडी में जहाँ पर प्रोसीजर्स होते हैं, खास करके ईएनटी ओपीडी और डेंटल ओपीडी में हमारे जो भी मरीज़ आ रहे हैं दिखवाने के लिए, उनका कोविड टेस्ट हमने जो है वो अनिवार्य कर दिया है। सेकेंडली, जो भी लोग हमारे पास किसी भी ओपीडी में आ रहे हैं और उनको कोई भी लक्षण अगर लग रहा है तो उनकी सैम्पलिंग जो है वो हमने अनिवार्य कर दी है। आपने देखा भी होगा पिछले कुछ दिनों से जो हमारे सैंपल हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं। हम 1 दिसंबर को हमारे लगभग 1400 सैंपल थे और पिछली कल लगभग 2009 सैंपल लिए हैं। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमारे पास अभी रिपोर्ट है, हम आज 2500 से अधिक सैंपल जो हैं वो उठाएंगे। और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में भिवानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली आदि से संबंधित मामलों का समाधान किया गया। भिवानी में आयोजित लोक अदालत में 5000 मामले रखे गए, जिनमें से अधिकतर मामलों का समाधान किया गया, जिनमें से अधिकतर का फैसला दोनों पार्टियों की सहमति से किया गया। और पुन्हाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन उत्पादन षड्यंत्र का
उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि इस प्लांट में 150 LPM की उत्पादन क्षमता है। इस प्लांट के उद्घाटन के बाद जिले के लोगों को ऑक्सीजन के लिए अन्य जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए मेवात अब पूरी तरह से सक्षम है। मैं साथी संस्था, जिसका पूरा नाम सस्टेनेबल एक्शन टुवर्ड्स ह्यूमन एम्पावरमेंट है, शॉर्ट में इसे साथी बोलते हैं। हम 12 साल पुरानी संस्था है ये। हमारा बेसिकली जो कोर फोकस थीमेटिक एरियाज़ है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल ट्रेनिंग एंड सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर है। इस 4 कोर फोकस एरियाज़ में इंडिया में भारत के 7 स्टेट्स में अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। सर, जैसा कि मैंने आज देखा है तो हम लोगों को ये मालूम पड़ा है कि हमारा पैसा सही जगह लगा है, सही जगह लगा है और वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। सर, आगे की योजना एक्चुअली हमारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग जो मुंबई में है, वही लोग हमको निर्देश देते हैं। तो हम उनका जो निर्देश आएगा, जो उनकी योजना होगी, वही हम उसी के अनुसार हम उस योजना पर काम करते हैं। और देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे एक पोस्ट कार्ड पर अपनी मन की बात लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगे। इसके साथ ही वो बताएंगे कि 2047 तक उनका कैसा हो उनके सपनों का भारत। दरअसल देश आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर फतेहाबाद के डाक विभाग संचार मंत्रालय द्वारा स्कूली स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का विषय है अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल और माई विजन फॉर इंडिया इन 2047। प्रतियोगिता में क्लास 4 से लेकर 12वीं तक के क्लासेस के बच्चे जो हैं वो एक पत्र लिखेंगे और इसमें वो लिखेंगे कि आखिर आने वाले समय में देश का भविष्य कैसा हो, इसको लेकर विचार लिखेंगे। हम अपने भारत को बहुत अच्छा देखना चाहेंगे। आगे जाके 2047 में हमारा भारत भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त हो जाना चाहिए और बहुत सी टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो जाना चाहिए हमारे भारत में। काश मेरा भारत ऐसा हो जहाँ सभी मिलजुल कर रहें, सभी में उमंग हो, बहुत खुशी की, और सब कुछ पैसा ना हो। काश मेरा भारत ऐसा हो। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया